देखो तो ये पहली बार एक्सप्लेनेशंस है मेरी। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो बताओ। अगर मेरी वॉइस में चाहिए तो मेरी वॉइस में आ जाएगी। बस अभी मेरा गला ख़राब हो रखा है, खांसी वासी हो रही है। और अगर मेरी वॉइस में चाहिए, जैसे नरेटिंग वॉइस चल रही है, तो वही चलेगी, बढ़िया भी है। स्क्रिप्ट में बना ही लेता हूँ। इसे देख के बताना कैसा है। हाँ, अगर इसे थोड़ा सा देख रहे हो तो पूरा देखना, क्योंकि थोड़ा सा देखने में मज़ा नहीं आएगा। और भी आगे देखोगे तो मज़ा आएगा। काफ़ी मज़ेदार सीरीज़ है। कम 4-5 चैप्टर देख लेना। इसमें एक चैप्टर मैंने फ़िलहाल कवर किए हैं। तो बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा। अब मजे लो। कीट जैसे कोई पतंगा मंद प्रकाश की ओर उड़ रहा हो। यह एक असफल जीवन था। बेशक किसी अन्य व्यक्ति के नजरिए से इसे एक विजयी यात्रा के रूप में देखा जा सकता था। फिर भी यदि जीवन के संतुलन पर अतिरिक्त भार डाला जाए तो यह अनिवार्य रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगा और अंततः विकृत हो जाएगा। मैं एक देहाती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, क्योंकि मैं दक्षिण कोरिया की तथाकथित दूसरी राजधानी बुसान के बाहरी इलाके योंगरो के नाविकों के दिलकश लहजे और नमकीन समुद्री हवा के बीच बड़ा हुआ था। हमारे योंगगुक ने फिर से प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मेरी माँ, जो नामहांग बाजार में मछली बेचती थी, ने अपने झुर्रियों वाले हाथों से मेरा रिपोर्ट कार्ड लिया। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा झूठ बोलने में माहिर था और अपने भत्ते को बर्बाद करने के लिए रिपोर्ट कार्ड में जालसाजी कर रहा था। बचपन में मुझे अपनी माँ द्वारा बाजार में मछली बेचने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी और उसके हाथों से आने वाली मछली की गंध से घृणा होती थी। मैंने खुद को इससे दूर रखने की कोशिश की, जैसे कि यह जीवन के सबसे बुरे पहलुओं को दर्शाता हो। फिर भी मेरे काले रंग की तरह यह अंततः मेरे अस्तित्व का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया। योंगगुक, क्या आप बाजार में मदद करना चाहेंगे? देर शाम तक अपनी दुकान बंद करने के बाद भी मेरी माँ ने रात का खाना बनाने में कभी संकोच नहीं किया। उन्होंने बड़े ध्यान से मोटी मैकेरल की हड्डियां निकाली और उन्हें मेरे चावल के कटोरे में रख दिया। उनका दिल अपने इकलौते बेटे को सब कुछ देने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उस समय मैं बहुत भोली और नासमझ थी और उनके प्यार की गहराई को समझ नहीं पाई। मुझे कुछ अध्ययन सामग्री खरीदनी है। आपको कितना चाहिए? 10,000 जीते। मेरी माँ ने अपनी जेब से 10,000 वॉन का मुड़ा हुआ नोट निकाला और मुझे थमा दिया। उन्होंने बिना किसी दुख के अपनी पूरी दिन की कमाई दे दी। इसके बजाय उनकी आंखों में इस बात का अफसोस था कि वे और ज्यादा नहीं दे पाईं। मिडिल स्कूल के दौरान मेरी माँ को लगता था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। मेरे जाली रिपोर्ट कार्ड हमेशा स्कूल में सबसे अच्छे होते थे, जिससे उनकी उम्मीदें बढ़ जाती थीं। लेकिन जब मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो उनकी उम्मीदें धीरे धीरे निराशा में बदल गईं। आखिरकार मैंने धूम्रपान करना और अन्य अपराधियों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। अपने स्कूल के वर्षों को इस तरह से बर्बाद करने के बाद मेरे पास केवल कॉलेज प्रवेश परीक्षा का स्कोर बचा था, जिसे दूसरों को बताना बहुत शर्मनाक था। अगर मेरा प्रवेश परीक्षा स्कोर संतोषजनक होता तो क्या मेरी माँ के प्रति मेरा अपराधबोध कम हो जाता? जंग येओंगुक, हानयोंग विश्वविद्यालय के थिएटर और फिल्म विभाग के आवेदक। सबसे पहले, मैं कभी भी अभिनेता नहीं बनना चाहता था। मैंने प्रसिद्ध अभिनेताओं की ग्लैमरस जिंदगी को देखने के बाद आवेदन पत्र भर दिया, जो सुर्खियों में रहते हैं और हान नदी के लुभावने दृश्यों के साथ आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं। चूंकि थिएटर और फिल्म विभाग कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंकों पर ज्यादा जोर नहीं देता था, इसलिए यह एक व्यवहार्य विकल्प था। मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रवेश साक्षात्कार के दौरान मुझे अपनी एक छिपी हुई प्रतिभा का पता चला। अभिनय एक जन्मजात उपहार है। हालांकि इसे विकसित किया जा सकता है, लेकिन अंतर्निहित प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम येओंगगुक की क्षमताओं की सीमा का आकलन करने के लिए यहाँ हैं। क्या आप स्क्रिप्ट से लाइनें और संवाद निभाना चाहेंगे? प्रोफेसर नूह के सवाल के जवाब में मैंने स्क्रिप्ट पर नजर डाली। भूमिका एक हत्यारे की थी, एक संकी और पूरी तरह से गणना करने वाला मनोरोगी जिसे लोगों को मारने में कोई हिचक नहीं थी, जैसे कि यह भोजन करने जितना आसान हो। ये किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसने ऐसा जीवन जिया था जिसका उसने कभी सही अनुभव नहीं किया था। छोटी छोटी पंक्तियों के बावजूद मैं अनजाने में ही स्क्रिप्ट पढ़ते हुए किरदार के साथ एक हो गया। अभिनेता, मैं एक अभिनेता बनना चाहता था, एक मशहूर अभिनेता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ। मेरी प्रतिभा जुगनू की रोशनी जितनी छोटी थी और दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी थी जो अपनी प्रतिभा से सूरज की तरह चमकते थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं सफलता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कि जब मैंने खाना छोड़ दिया और नल के पानी से अपना पेट भर लिया, तब भी मैंने थिएटर नहीं छोड़ा। आखिरकार मेरी एक बार की कमजोर प्रतिभा जुगनू की चमक की तरह प्रज्वलित हो गई। शायद स्वर्ग मेरे पक्ष में था। एक दिन एक प्रसिद्ध निर्माता की नजर मुझ पर पड़ी और मुझे एक वीकेंड ड्रामा में सहायक भूमिका की पेशकश की गई।
लेकिन मुख्य भूमिका में आइडल कलाकारों के खराब अभिनय के कारण नाटक असफल हो गया। किसी स्थलीय सप्ताहांत नाटक के लिए एकल अंकीय दर्शक रेटिंग दर्ज करना अनसुना था। सौभाग्य से उद्योग के अंदरूनी लोगों ने मेरे अभिनय पर ध्यान दिया और मुझे अन्य नाटकों और फिल्मों में भूमिकाएं दिलवाईं, हालांकि सहायक किरदार के रूप में, मुख्य किरदार के रूप में नहीं। सहायक की भूमिका मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए मुख्य भूमिका निभाना बहुत ज्यादा हो सकता था। मेरे बारे में सब कुछ अजीब था। हालांकि समाज ने दोहरी पलकों और गहरे रंग के बिना पुरुषों को सेक्सी माना होगा, लेकिन यह मेरी वास्तविकता से बहुत दूर था। हालांकि मेरी लंबाई 180 सेमी से ज्यादा थी, लेकिन यह एक बड़ी बाधा थी। अगर मैं छोटा होता तो मुझे सहायक अभिनेता के रूप में ज्यादा अवसर मिल सकते थे। मेरा भयंकर चेहरा और लंबा कद मुझे अजनबियों के लिए एक गैंगस्टर की तरह दिखाता था और मैं मुख्य अभिनेता के रूप में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उन परिस्थितियों के बावजूद भी अपना सब कुछ देना चाहता था। नतीजतन उस समय मेरा उपनाम सरल था, पागल आदमी। मैंने नाटक और फिल्म दोनों में बिना किसी भेदभाव के काम किया, चाहे भूमिका कितनी भी बड़ी क्यों न हो। मैंने स्क्रिप्ट को तब तक पढ़ा जब तक कि वो घिस न गई और दिए गए किरदारों में खुद को पूरी तरह से ढालने की पूरी कोशिश की। इसके कारण सेट पर मौजूद स्टाफ ने अभिनय के प्रति मेरे समर्पण के लिए मुझे खुलेआम पागल कहा। उनका मतलब बुरा नहीं था। आखिरकार अभिनय एक अभिनेता का चेहरा और जीवन है। बेटा, क्या मैं कुछ साइड डिश लेकर आ सकता हूँ? नहीं, मत आओ। जब मैं 40 के करीब पहुंच गया, तब भी मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखा, जैसे कोई हाथी अपने बच्चों की रक्षा करता है, और उसका पूरा ध्यान अपने निकम्मे बेटे पर था। हालांकि तुम्हारा बेटा तुमसे शर्मिंदा था। साल के अंत में आयोजित पुरस्कार समारोह में जब मैंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता, जो कि सहायक भूमिका के लिए असामान्य था, तो मैंने अपने स्वीकृति भाषण में अपनी मां का जिक्र तक नहीं किया। मैंने जानबूझकर अपने जीवन से गरीबी की छाया मिटा दी थी, खुद को ये समझाते हुए कि हर महीने उन्हें पैसे भेजना ही मेरे बेटे के कर्तव्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि मैं एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गया था और हान नदी के शानदार नज़ारे वाला एक अपार्टमेंट खरीद लिया था, लेकिन मुझे अपनी मां का सामना करना पसंद नहीं था। सटीक रूप से कहें तो मुझे दूसरों को अपना दरिद्र अतीत बताना बिल्कुल पसंद नहीं था। दुनिया की किसी भी अन्य दुर्गंध से ज्यादा जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह थी मछली की गंध जो मुझे बचपन में महसूस हुई थी। एक ठोस रास्ता। जंग योंगगुक दक्षिण कोरिया में इतना मशहूर हो गया था कि कोई मेरा नाम नहीं जानता था। मैंने अभिनय में बड़ी सफलता हासिल की और इतनी दौलत जमा की कि दूसरे ईर्ष्या करने लगे। लेकिन लगभग उसी समय मेरे जीवन में एक और तूफान आया। ये योंगरो अस्पताल है। क्या आप श्री जंग योंगगुक हैं? मेरे गृहनगर से अप्रत्याशित कॉल ने मुझे बताया कि मेरी मां को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने के कारण बेहोशी आ गई है। सालों की कड़ी मेहनत से थके हुए उनके कमजोर शरीर ने आखिरकार हार मान ली। बुसान के योंगरो अस्पताल पहुंचने के बाद ही मैं आखिरकार अपनी मां से फिर से मिल सका। वह मेरी याद से कहीं अधिक वृद्ध लग रही थी। उनका चेहरा समुद्री हवा से झुलस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो। बेटा, तुम्हारा चेहरा तो दुबला दिख रहा है। मेरी मां ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया और अपने बेटे के चेहरे को छुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने जीवन से जो मिटाना चाहता था, वह गरीबी की छाया नहीं थी, बल्कि मेरी मां थी। मैं एक अयोग्य बेटा था। जब मैंने अपनी मां के चेहरे को सहलाया, तो मुझे पछतावा हुआ, जो अब जिगर के धब्बों से भरा हुआ था। एक सप्ताह से भी कम समय बाद मेरी मां का निधन हो गया। वह अपने बेटे पर गरीबी की भारी विरासत का बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मेहनत से कमाई गई बचत वाली बैंक बुक को अलमारी में छिपा दिया। जब मैंने उन्हें देखा, तो मेरे बेकाबू आंसू रोने में बदल गए और वे ज्वार की लहर की तरह मुझ पर उमड़ पड़े। मुझे यकीन था कि मैं मरने के बाद भी नरक में ही रहूंगा। मैं सावधानी से कुर्सी पर चढ़ गया और छत से बंधी रस्सी पर अपनी गर्दन लटका ली। इस तरह से अपनी जिंदगी खत्म करना मुझे बुरा नहीं लगा। नमकीन मछली की तरह शराब में भीगा मेरा शरीर दयनीय लग रहा था और मेरी आंखों की रोशनी बहुत पहले ही चली गई थी। क्या यह एक भ्रम था कि मेरी मां का चेहरा मेरी धुंधली आंखों के बीच में धुंधला सा दिखाई दिया? तभी कहीं से एक पतंगा प्रकट हुआ और छत पर मंद रोशनी की ओर उड़ गया। परलोक की मेरी यात्रा में एक पतंगा मेरा साथी था। आप किस लिए उड़ रहे हैं? सुबह का समय। जंग यंगुक स्कूल जा रहा है। 3 महीने बीत चुके हैं। जंग यंगुक हमेशा की तरह सुबह सुबह स्कूल के लिए निकल रहा था। जिनसेओप जंग यंगुक को आवाज लगाता है। जिनसेओप, हे जंग यंगुक। जंग यंगुक पीछे मुड़ता है। जिनसेओप उसके पास आता है। पीछे मुड़कर देखा तो जिनसेओप था, उसकी क्लास का एक लड़का। जिनसेओप, आज स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने चलोगे? जंग यंगुक थोड़ा सोचकर, ओह, तुम्हारा नाम जिनसेओप है। तुम्हें स्मोकिंग और फुटबॉल खेलना छोड़ देना चाहिए। जिनसेओप हैरान होकर, क्यों? तुम्हें क्या दिक्कत है? जंग यंगुक, मुझे पढ़ाई करनी है। जिनसेओप चौंक जाता है। जंग यंगुक सोचता है। जंग यंगुक के जवाब से जिनसेओप हैरान रह गया, लेकिन जंग यंगुक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
जंग यंगुक मन में, क्योंकि अब मुझे एक्टर बनने के बजाय कुछ और रास्ता खोजना है। जिन सेओप, गुस्से में किस तरह की पढ़ाई कर रहे हो? कोई ढंग का बहाना तो बनाओ। जंग यंगुक जिन सेओप को अनदेखा करता है, सोचता है। जंग यंगुक मन में, मुझे अपनी माँ को खुश करना है। अब से मैं हमेशा टॉप पर रहूंगा। पिछली जिंदगी की तरह इस बार मैं एक्टर नहीं बनूंगा। आज एक मील का पत्थर है। क्लासरूम, टीचर बोल रहे हैं। टीचर, इस बार एक छात्र ने पूरे स्कूल में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उसने 12वां स्थान हासिल किया है। जंग यंगुक ने इस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। छात्र आपस में बात करते हैं, जंग यंगुक को देखते हैं। ये सुनकर पूरी क्लास में हलचल मच गई। सब जंग यंगुक को देखने लगे। जंग यंगुक टीचर से मार्कशीट लेता है। जंग यंगुक, धन्यवाद। टीचर, हाँ, सबसे पहले तो तुम्हें बधाई। दोपहर में प्रिंसिपल ऑफिस में आना। जंग यंगुक, ठीक है। टीचर जंग यंगुक को देखते हैं, सोचते हैं। टीचर मन में, क्या पूरे स्कूल में 12वां स्थान पाने वाले का यही चेहरा होता है? जंग यंगुक मन में, पूरे स्कूल में 12वां स्थान। मैंने रात भर जागकर पागलों की तरह पढ़ाई की। मेरी याददाश्त और समझने की क्षमता में सुधार हुआ था, इसलिए मुझे अच्छे परिणाम की उम्मीद थी। टीचर क्लास से बाहर जाते हैं, जंग यंगुक को साथ आने के लिए कहते हैं। टीचर, जंग यंगुक, मेरे साथ आओ। जंग यंगुक, ठीक है। जंग यंगुक मन में, मुझे उम्मीद थी कि मुझे जाना होगा, लेकिन परीक्षा खत्म हो गई है, इसलिए मैं अपनी माँ की मदद कर सकता हूँ। प्रिंसिपल ऑफिस, टीचर जंग यंगुक से पूछते हैं। टीचर, क्या तुमने परीक्षा में चीटिंग की? जंग यंगुक, नहीं। टीचर, तो तुमने ये कैसे हासिल किया? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मिड टर्म परीक्षा के अंक नहीं पता? क्या ये समझ में आता है कि क्लास में आखिरी स्थान पर रहने वाला कोई व्यक्ति इस परीक्षा में पूरे स्कूल में 12वां स्थान हासिल करे? अगर तुम किसी कुत्ते से भी पूछोगे तो वह भी इसे अतार्किक कहेगा। जंग यंगुक, कुत्ता कैसे बात कर सकता है? टीचर मन में, देखो इस बच्चे को, कितना भोला है। जंग यंगुक, मुझे लगता है कि आपको भी पता है। आपने सबसे कमजोर छात्रों को मेरे आगे, पीछे और आसपास बैठाया था। अगर मैं नकल करने की कोशिश भी करता तो किससे करता? दूसरी बात, आपको लगता होगा कि मुझे परीक्षा से पहले प्रश्न पता थे और मैंने उत्तर रट लिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप दोबारा परीक्षा ले सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इससे संतुष्टि मिलती है तो। टीचर, ठीक है, तुम क्लास में जा सकते हो। जंग यंगुक, ठीक है। टीचर मन में, ये बच्चा अजीब है। इसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल गई है। जंग यंगुक चल रहा है, फुटबॉल उसके पैरों के पास आती है। जंग यंगुक चल रहा था, तभी एक फुटबॉल उसके पैरों के पास आकर गिरी। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, जंग यंगुक को बुलाते हैं। लड़के, जंग यंगुक, खेलोगे? जंग यंगुक, मैं व्यस्त हूँ। जंग यंगुक फुटबॉल वापस करता है, सोचता है। जंग यंगुक मन में, क्या बात है, आजकल इसमें कुछ बदलाव नहीं आ गया है। जंग यंगुक आसमान की ओर देखता है, पक्षी उड़ रहे हैं। जंग यंगुक, मैं वापस आ गया हूँ। फ्लैशबैक, जंग यंगुक की आंखों में आंसू। जंग यंगुक को याद आता है जब वो पहली बार वापस आया था। जंग यंगुक अपनी माँ को छूता है। जंग यंगुक की माँ, यंगुक। जंग यंगुक मन में, क्या ये सब एक सपना है? शायद यह मेरे दिमाग में बनी एक काल्पनिक दुनिया है। जंग यंगुक सड़क पर चल रहा है। ये सब सोचते हुए वह सड़क पर चल रहा था। जंग यंगुक, क्या तुमने मुझे एक और मौका दिया है? जंग यंगुक मुट्ठी भींचता है। जंग यंगुक, ये जीवन सिर्फ मेरी माँ के लिए है। मार्केट, जंग यंगुक अपनी माँ को आवाज लगाता है। जंग यंगुक, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ मुड़कर देखती है। जंग यंगुक की माँ उसकी तरफ देखती है और चौंकते हुए उसका नाम लेती है, यंगुक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंग यंगुक दुकान के कपड़े पहनते हुए अपनी माँ से बोलता है, मेरी परीक्षा अच्छी गई है, इसलिए मैं दुकान में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी मम्मी सुनकर चौंक जाती है। जंग यंगुक सोचता है, माँ सच में हैरान हो रही हैं। उसकी मम्मी उसे देखकर बहुत हैरान हो रही होती है, तुम्हें क्या हो गया है? जंग यंगुक सोचता है, हाँ, हैरान तो होंगी ही, मैं तो नन्होंग मार्केट में कभी आया भी नहीं। पिछली जिंदगी में मुझे मछली बेचने वाली माँ से शर्म आती थी। नन्होंग मार्केट बुसान में एक पारंपरिक मछली बाजार है, लेकिन अब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। मैं इस मौके को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता। जंग यंगुक अपनी माँ से हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ, जब मैं यहाँ हूँ ही। और बताओ, आज मछलियाँ कैसी हैं? जंग यंगुक दुकान में सब चीजों पर नजर मारते हुए बोलता है, माँ चाहे कितनी भी जल्दी थोक बाजार जाएं, ताज़ी मछलियाँ बड़े बाजारों में बिक जाती हैं। हमारी जैसी छोटी दुकान को उनसे कम गुणवत्ता वाली मछली मिलती है। जंग यंगुक एक बॉक्स उठाते हुए सोचता है, क्या मुझे कल स्कूल जाने से पहले माँ के साथ थोक बाजार जाना चाहिए? और मुझे दुकान का लेआउट थोड़ा बदलना चाहिए। जंग यंगुक की माँ जंग यंगुक से बोलती है, यंगुक, ये चीजें भारी हैं।
कृपया तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है, आराम करो। उद्धरण चिन्ह। जंग यंगुक जवाब देता है, अरे ये कुछ भी नहीं है, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हंसते हुए बोलता है और सोचता है, पिछली जिंदगी में मैंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी, मुझे गुजारा करने के लिए और भी काम करने पड़े थे। मैंने हर तरह के भावनात्मक और शारीरिक रूप से थकाने वाले काम किए। लेकिन मुझे मछली बेचना आसान लगा, क्योंकि मैंने ये बचपन में किया था। मैंने कई बाजारों और दुकानों में घूम घूम कर बहुत सारी मछलियां बेची। इस समय मेरी माँ दुकान चलाने में अच्छी नहीं थी। जंग यंगुक एक लंबी सांस लेते हुए सोचता है, यहाँ के बाजार में बिना प्रतिभा के कारोबार नहीं किया जा सकता। एक छात्र के रूप में मैं अभी सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ। जोर से और स्पष्ट रूप से बोलना, जैसा कि मैंने पहले एक्टिंग करते समय किया था। जंग यंगुक एक टोकरी के नीचे गिरता है और उस पर पैर रखते हुए आवाज करता है, अरे वहाँ सब लोग, हमारे पास यहाँ कुछ सस्ती छोटी मैकेरल हैं। हम और भी बहुत सी मछलियाँ सस्ते में बेच रहे हैं, तो जल्दी आओ और ले जाओ। जंग यंगुक के ऐसा करने से सब उसे देखने लगते हैं। बाजार में उसकी माँ हैरान हो जाती है। आसपास की आंटियों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वहाँ खड़े लोग बोलते हैं, वाह, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी आवाज, अब ये बाजार का सबसे मशहूर चेहरा बनेगा। जंग यंगुक सोचता है, चलो लोगों का ध्यान खींचना तो हो गया। जंग यंगुक हंसते हुए बोलता है, हमारी दुकान पर अगले 5 ग्राहकों को एक्स्ट्रा मिलेगा, कृपया आकर देखिए। ऐसे ही चलता रहता है और बाजार के दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वैसे मिस चोई आपने कहा था कि हमारी फिल्म की तारीख नजदीक आने पर आप मुझ पर वाकई दबाव डालेंगी। मिस चोई जवाब देती हैं, यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, जब मेरा काम सच होने वाला है तो मुझे आलसी नहीं होना चाहिए। अगर महान चोई यूनसुक ऐसा कहती हैं, तो यह मुझ पर बहुत दबाव डालता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं करने वाला था। हमें चोई यूनसुक के बारे में बताया जाता है, जो केबीसी ड्रामा द अगस्त मैन की स्क्रीन राइटर हैं। चोई यूनसुक कहती हैं, जो इंसान अपनी पूरी कोशिश करने की बात करता है, वह दुविधा में क्यों लग रहा है। जब तुम ट्रेन में अभिनेताओं की सूची देख रहे थे, तो मुझे लगा। यू म्योंगहान, केबीसी ड्रामा डायरेक्टर। यू म्योंगहान कहते हैं, नहीं, मुझे मुख्य अभिनेता पसंद हैं, बस बाल अभिनेता थोड़ा। तुम जानते हो, किम हाजिन का बचपन का किरदार है ना। चोई यूनसुक कहती हैं, क्या वह बच्चा एक्टिंग में काफी अच्छा नहीं है। मुझे याद है कि मेरे सीनियर ने उसकी काफी तारीफ की थी। यू म्योंगहान कहते हैं, हाँ, वह अपनी उम्र के युवा अभिनेताओं में सबसे प्रतिभाशाली है। चोई यूनसुक उन्हें रोकती हैं, लेकिन मुझे उसका बुसान लहजा पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी और के कपड़े पहने हों। यह उम्मीद करना बहुत ज्यादा है कि सियोल में पैदा हुआ और पला बड़ा बच्चा उस समय के बुसान के लड़के की तरह अभिनय करे। तभी यू म्योंगहान को कोई आवाज सुनाई देती है, वहाँ की खूबसूरत मिस, मैं आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट दूंगा। जंग यंगुक चिल्लाते हुए सबको बोल रहा होता है, आज की मैकेरल इतनी ताजी और बड़ी है कि मुझे लगा कि उन्होंने हमें शार्क दे दी हैं। वहाँ एक महिला जंग यंगुक से बोल रही होती है, तुमने उस डिस्काउंट को नहीं भूला है जो तुमने वादा किया था, है ना। जंग यंगुक कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने थोड़ी और सॉरेल डाल दी है, मिस। इसे हमारे बीच गुप्त रखना, क्योंकि मेरे बॉस को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, कृपया वापस आइए। सिर्फ तस्वीर मत लीजिए, आकर करीब से देखिए। हाँ, आप दूर से नहीं बता सकते कि यह अच्छी मछली है या नहीं। यू म्योंगहान देखते हैं कि जंग यंगुक को देखकर वहाँ सब लोग काफी हंस रहे होते हैं। यू म्योंगहान बोलते हैं, मुझे वह मिल गया।